हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो जैसा कि हमने कवर किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में चंद राजवंश को, साथ ही साथ हमने उत्तराखंड के इतिहास में अलग अलग प्रजातियों को समझा, जिसमें कोल प्रजाति, खस प्रजाति, किरात प्रजाति थी। साथ साथ कुड़िंद राजवंश को, कत्यूरी राजवंश को और प्रीवियस लेक्चर में हमने चंद राजवंश को समाप्त किया था। आज से जो हमारा लेक्चर रहेगा, जो हमारी वीडियोस रहेंगी, वो रहेंगी गढ़वाल के परमार राजवंश के उपलक्ष्य में। यानी कि जो आज से हम जानेंगे वो गढ़वाल के इतिहास को हम यहाँ पर समझेंगे, गढ़वाल के इतिहास को हम यहाँ पर जानेंगे। और गढ़वाल के इतिहास में जो पहला राजवंश था वो था परमार या फिर पवार राजवंश। ठीक है, इसी परमार राजवंश को पवार राजवंश भी कहा जाता है। तो गढ़वाल का पवार राजवंश को समझेंगे। अब देखिए, अगर मैं भारत के इतिहास की बात करूं तो भारत के इतिहास में जो परमार या फिर पवार राजवंश था उसका संस्थापक कहलाता है उपेंद्र राज। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं संस्थापक उपेंद्र राज। ठीक है, तो भारत के इतिहास में जो संस्थापक था परमार राजवंश का वो था उपेंद्र राज। और इसी उपेंद्र राज ने अपनी सबसे पहले राजधानी बनाई धारा नगरी को। ठीक है, तो धारा नगरी इसने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। अब गढ़वाल के इतिहास की बात करें तो गढ़वाल का जो परमार राजवंश था, जो ये राजवंश था परमार राजवंश, ये एक राजा के समकालीन रहा था जिसका नाम था कृष्णदेव राय। तो ये जो गढ़वाल का परमार राजवंश था ये समकालीन था कृष्णदेव राय के, कृष्णदेव राय के। ठीक है, अब देखो, अब परमार राजवंश की जो उत्पत्ति मानी जाती है, वो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत से मानी जाती है। साथ ही जो संस्थापक था उपेंद्र राज, इसकी जो ये राजधानी थी धारा नगरी, ये जो धारा नगरी क्षेत्र माना जाता है ये गुजरात का एक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो धारा नगरी कहाँ था? धारा नगरी गुजरात में स्थित एक क्षेत्र था। अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड की ओर, यानी कि उत्तराखंड के गढ़वाल के परमार राजवंश की ओर। ठीक है, तो परमार राजवंश, जो गढ़वाल का परमार राजवंश था, उसका जो संस्थापक कहलाता है, जो उसका संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है कनकपाल को। तो गढ़वाल के परमार या फिर इसी को पवार राजवंश भी कहते हैं, राजवंश का संस्थापक कनकपाल। ठीक है, तो गढ़वाल का जो परमार या फिर पवार राजवंश था उसका जो संस्थापक रहा था वो कौन माना जाता है? वो पवार राजवंश का संस्थापक कनकपाल माना जाता है। अब देखो, इसी कनकपाल ने जो स्थापना की थी परमार या फिर पवार राजवंश की, वो करी थी 888 ईस्वी में। ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों का यहाँ पर अलग अलग मत निकल के आता है, इसको अभी हम आगे जानेंगे। तो गढ़वाल राजवंश के अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि गढ़वाल राजवंश के जो पवार राजवंश था या फिर परमार राजवंश था, उसका जो संस्थापक माना जाता है वो कनकपाल को माना जाता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो कनकपाल था ये कहाँ से आया और इसने किस तरह से गढ़वाल में अपने राज्य की स्थापना करी और एक नए राजवंश का उदय करा। तो गढ़वाल के पवार राजवंश के सबसे पहले संस्थापक के बारे में समझते हैं कि कनकपाल ने कैसे इस राजवंश की स्थापना करी थी। अब देखो, अब हमने एक शासन पढ़ा था उत्तराखंड में, कत्यूरियों का शासन। तो जब कत्यूरियों का शासन का अंत हुआ, यानी वो अपने पतन की ओर आए, तो उस समय वही कत्यूरी लोग, जो कत्यूरी लोग थे, वो कत्यूरी लोग यहाँ पर दो भागों में बंट गए। उनमें से कुछ कत्यूरी जो थे वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की ओर गए
ठीक है, कुछ कुमाऊं क्षेत्र में बट गए और कुछ लोग गढ़वाल के क्षेत्र में बट गए। ठीक है, तो कत्यूरी लोग अपने पतन के समय कुमाऊं और गढ़वाल दो क्षेत्रों में बट गए। उनमें से जो गढ़वाल की क्षेत्र की ओर आए, जो गढ़वाल की ओर आए, जो शक्तिशाली लोग थे उनमें जो गढ़वाल की तरफ आए, उन्होंने यहाँ 52 गणों की स्थापना करी। 52 गणों की स्थापना करी। ठीक है, तो जो कत्यूरी लोग गढ़वाल की तरफ आए, उनमें से जो भी शक्तिशाली लोग थे उन्होंने 52 गणों की स्थापना करी और धीरे धीरे अपना राज्य की स्थापना करी। उन्हीं 52 गणों में जो सबसे महत्वपूर्ण गढ़ था वो था चांदपुर गढ़। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण गढ़ था या फिर सबसे शक्तिशाली जो गढ़ रहा था वो रहा था चांदपुर गढ़। अब ये चांदपुर गढ़ जो था उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में स्थित था, ये चमोली जिले में स्थित था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि 52 गढ़ों में जो सबसे शक्तिशाली गढ़ था चांदपुर गढ़, वो कहाँ स्थित था, वो चमोली क्षेत्र में स्थित था। इस चांदपुर गढ़ का एक राजा हुआ करता था 888 ईस्वी के टाइम पीरियड पर, और उस राजा का नाम था भानु प्रताप। भानु प्रताप। ठीक है, तो चांदपुरगढ़ का कौन शासक रहा था? चांदपुरगढ़ का जो शासक रहा था वो रहा था भानु प्रताप। अब देखो, अब 888 ईस्वी में जब ये भानु प्रताप शासन कर रहा होता है तो उसी टाइम पीरियड पर धारा नगरी या फिर गुजरात की धारा नगरी से एक राजकुमार तीर्थ यात्रा पर आता है और उस राजकुमार का नाम होता है कनकपाल। तो इसी टाइम पीरियड पर एक गुजरात की धारा नगरी से, गुजरात धारा नगरी से एक राजकुमार कहाँ आता है? तीर्थ यात्रा पर आता है। ठीक है, तो एक राजकुमार तीर्थ यात्रा पर आता है। अब देखो, जब ये राजकुमार तीर्थ यात्रा पर आता है तो यहाँ इसकी मुलाकात होती है इस भानु प्रताप से, जो कि चांदपुरगढ़ का शासक रहता है। और इसी राजकुमार का नाम था, मैंने आपको बताया, कनकपाल। कनकपाल। तो कनकपाल क्या करता है? कनकपाल की मुलाकात होती है यहाँ पर भानु प्रताप से, और जब इसकी मुलाकात होती है भानु प्रताप से तो भानु प्रताप इससे इतना अधिक प्रभावित होता है कि यह अपनी छोटी पुत्री का विवाह इस कनकपाल से कर देता है और साथ में उसे दहेज स्वरूप ये संपूर्ण चांदपुरगढ़ सौंपकर अपना बद्रिकाश्रम चले जाता है। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या, गुजरात का एक धारा नगरी से एक राजकुमार आया जो कि तीर्थ यात्रा पर आया और यहाँ इसकी मुलाकात होती है इस कनकपाल से। जब इसकी मुलाकात इस कनकपाल से हुई तो कनकपाल का विवाह, कनकपाल से इसने अपनी पुत्री का विवाह कराया और उसी के फलस्वरूप संपूर्ण चांदपुरगढ़ इसे दहेज में सौंप दिया। और संपूर्ण चांदपुरगढ़ जब इसने दहेज स्वरूप सौंप दिया तो ये स्वयं बद्रिकाश्रम चले गया। यहीं से शुरुआत होती है इस पवार या फिर परमार राजवंश की। यही कनकपाल 888 ईस्वी में जब इसे संपूर्ण चांदपुरगढ़ का क्षेत्र मिल जाता है तो उसके पश्चात ये एक राजवंश की स्थापना करता है जिसे हम कहते हैं परमार या फिर पवार राजवंश। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं कि परमार या फिर पवार राजवंश के और कौन कौन से तथ्य हैं। कि देखिए कुछ जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या कहा कि परमार राजवंश का संस्थापक कनकपाल न रहकर अलग अलग शासकों को बताया है, तो उन्हीं को अब यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखो अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो पवार राजवंश की जो स्थापना है वो अलग अलग समय काल को बताते हैं। कुछ इतिहासकार का मानना है कि पवार राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो 688 ईस्वी में हुई थी और कुछ इतिहासकार का कहना है कि पवार राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो 888 ईस्वी में करी गई थी। तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 688 देगा या ऑप्शन में या फिर आपका 888 ईस्वी दे देगा। अगर दोनों ऑप्शन आपके आते हैं तो दोनों ही ये राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, समझ लीजिए।
अब देखो, अब यहाँ पर दूसरा तथ्य क्या बनता है, दूसरा फैक्ट क्या निकल के आता है। एक फैक्ट ये निकल के आता है कि जो पवार राजवंश का संस्थापक था, या फिर पवार राजवंश का जो संस्थापक रहा था, जिसने पवार राजवंश की स्थापना करी थी, वह शासक था कौन। इसमें भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पवार राजवंश का जो संस्थापक रहा था वो सोनपाल रहा था। ठीक है, कुछ इतिहासकार इस सोनपाल को पवार राजवंश का संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कनकपाल और सोनपाल एक ही शासक थे, यानी कि कनकपाल और सोनपाल क्या थे, एक ही राजा थे, एक ही राजा का नाम कनकपाल और सोनपाल रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये सोनपाल शासक रहा था पवार राजवंश का, ये एक 24वां शासक था पवार राजवंश का। तो सोनपाल 24वां शासक था, सोनपाल एक अलग शासक है और कनकपाल एक अलग शासक है। कनकपाल ने पवार राजवंश की स्थापना करी थी और सोनपाल जो रहा था वो 24वां शासक रहा था पवार राजवंश का। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन जो है, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जो है, राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि जो पवार राजवंश था या परमार राजवंश था, उसका जो संस्थापक रहा था वो कौन रहा था, वो अजयपाल रहा था। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पवार राजवंश का संस्थापक अजयपाल को माना जाता है। अब देखो आपका यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पवार राजवंश का संस्थापक कौन था, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कनकपाल, सोनपाल, अजयपाल या फिर एक अन्य शासक का आपको नाम दे देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो अजयपाल हो जाएगा, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन अजयपाल को पवार राजवंश का संस्थापक मानते हैं। और अगर ऐसा है कि गढ़वाल के परमार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा कनकपाल हो जाएगा। ठीक है, तो कनकपाल पवार राजवंश का संस्थापक रहा था, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने अजयपाल को पवार राजवंश का संस्थापक कहा है। अब देखो, अब ये जो अजयपाल था, ये जो अजयपाल रहा था पवार राजवंश का संस्थापक, ये 37वां शासक रहा था। ठीक है, ये कौन सा शासक रहा था, ये 37वां शासक रहा था। अब देखो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि अजयपाल पवार राजवंश का संस्थापक था, जबकि अजयपाल जो था वो 37वां शासक था, सोनपाल जो था वो 24वां शासक था। इस प्रकार हमारा तथ्य निकल के आया कि वास्तव में जो संस्थापक रहा था परमार राजवंश का वो कनकपाल रहा था। ठीक है, तो कनकपाल को यहाँ पर परमार राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। इसके पश्चात जो पवार राजवंश से संबंधित हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसमें हमें पवार राजवंश की जानकारी मिलती है। तो पवार राजवंश की से संबंधित जो वंशावली है वो उनकी हमें 4 सूचियां प्राप्त हुई हैं। उन चारों सूचियों को हम समझते हैं। ये जो सूची है ये अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले इन सूचियों को हम समझ लेते हैं। तो पवार राजवंश से संबंधित हमें 4 प्रकार की सूचियां प्राप्त हुई है, जिनमें सबसे पहली जो हमें सूची मिली है, ठीक है, जो सबसे पहली सूची मिली है वो कप्तान हार्डविक द्वारा दी गई सूची है। तो पहली सूची को हम कप्तान हार्डविक सूची भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सूची है, ये जो कप्तान हार्डविक द्वारा दी गई सूची है, ये सूची है 1796 ईस्वी की। तो 1796 ईस्वी की ये सूची है और इसमें जो संस्थापक बताया गया है, देखिए कप्तान हार्डविक ने यह सूची दी थी। यह जो सूची मिली थी 1796 ईस्वी की सूची है और इस कप्तान हार्डविक की सूची के अनुसार जो गढ़वाल का परमार राजवंश का संस्थापक माना जाता है वो भोगदत्त को माना जाता है। अब देखो यहाँ पर एक और नाम निकल के आया कि जो परमार राजवंश का संस्थापक था वो भोगदत्त था। ये कहा गया कप्तान हार्डविक की 1796 ईस्वी की सूची के अनुसार। दूसरी जो हमारी सूची है वो है सरकारी विवरण से प्राप्त सूची। सरकारी विवरण से प्राप्त सूची। ठीक है, अब सरकारी विवरण से जो प्राप्त सूची है ये मिली है हमें 1849 ईस्वी में।
तो 1849 ईस्वी की ये सूची है जो कि सरकारी विवरण से प्राप्त हुई है। यह जो सूची है वो श्री वेंकट द्वारा मान्य सूची है। तो श्री वेंकट द्वारा मान्य, ठीक है। तो श्री वेंकट द्वारा मान्य जो सूची है वो सरकारी विवरण से प्राप्त सूची है जो कि 1849 ईस्वी की सूची है। इसी कारण इसे श्री वेंकट सूची भी कहा जाता है। अब ये जो श्री वेंकट की सूची है इसमें जो संस्थापक बताया गया है, जो इसमें परमार राजवंश का संस्थापक बताया गया है वो कनकपाल को बताया गया है, ठीक है। तो श्री वेंकट की सूची में जो संस्थापक बताया गया है वो किसे बताया गया है, वो कनकपाल को बताया गया है। इसके बाद तीसरी जो सूची प्राप्त हुई है वो श्री विलियम सूची कहलाती है, या श्री विलियम द्वारा दी गई सूची है। श्री विलियम द्वारा दी गई सूची, ठीक है। तो श्री विलियम द्वारा दी गई सूची है। और फोर्थ जो सूची है वो है एटकिसन सूची। एटकिसन सूची, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्थ सूची है, जो चौथी सूची है, जो जिसे हम एटकिसन सूची कहते हैं, ये जो सूची हमें प्राप्त हुई ये अल्मोड़ा के किसी पंडित के संग्रह से प्राप्त हुई। तो ये जो सूची हमें प्राप्त हुई ये अल्मोड़ा के पंडित के संग्रह से प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये जो सूची हमें प्राप्त हुई ये कहां से प्राप्त हुई, ये अल्मोड़ा के किसी पंडित के संग्रह से प्राप्त हुई, जिस कारण इस सूची को अल्मोड़ा सूची भी कहा जाता है। अल्मोड़ा सूची भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अल्मोड़ा सूची आए या फिर एटकिसन सूची आए, दोनों ही एक सूची है। एटकिसन सूची को ही अल्मोड़ा सूची कहा जाता है और इसके अंतर्गत जो संस्थापक माना गया है वो माना गया है कनकपाल को, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी जो संस्थापक माना गया है वो किसको माना गया है, कनकपाल को माना गया है। तो आप देख रहे होंगे कि दूसरी सूची जो कि सरकारी विवरण से प्राप्त सूची है जिसे श्री वेंकट सूची कहा जाता है, उसका संस्थापक कनकपाल है, और साथ साथ जो एटकिसन सूची है उसका संस्थापक भी किसे बताया गया है, कनकपाल को बताया गया है। अब इन चारों सूचियों में जो सबसे सत्य सूची मानी जाती है, सत्य और प्रमाणिक सूची मानी जाती है, वो मानी जाती है सरकारी विवरण से प्राप्त सूची। तो ये जो सूची है हमारी, जो सरकारी विवरण से प्राप्त सूची है 1849 ईस्वी की सूची है जिसे श्री वेंकट सूची भी कहा जाता है, वो सत्य और प्रमाणिक सूची मानी जाती है। इसी के आधार पर हमने कहा कि पवार या फिर परमार राजवंश का संस्थापक कनकपाल रहा था। अब देखो, अब ये जो सूची है, ये सरकारी विवरण से प्राप्त जो सूची है, ये एक रचना से मेल खाती है। कौन सी रचना से? सभा सार से, ठीक है। जो सभा सार है सुदर्शन शाह द्वारा रचित, इसके द्वारा रचित है, वो भी मैं लिखते हुए चलता हूं। सुदर्शन शाह, ठीक है। तो जो सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार है, उस सभासार से ये सरकारी विवरण से प्राप्त सूची मेल खाती है। और ये जो सभासार रची गई, ये रची गई 1828 ईस्वी में। तो 1828 ईस्वी में रचित सभासार से मेल खाती है हमारी श्री वेंकट द्वारा दी गई सूची। इसी के पश्चात जो मौलाराम है, उनने पवार राजवंश का संस्थापक भौनापाल को बताया है। तो मौलाराम के अनुसार पवार राजवंश का संस्थापक भौनापाल था,
ठीक है, भोनापाल था। तो देखिए अलग अलग सूचियों में अलग अलग संस्थापक बताए गए हैं। कप्तान हार्डविक की सूची में भोगदत्त को संस्थापक बताया गया है, साथ ही वेंकट की सूची में कनकपाल, और जो हमारी एटकिसन सूची है उसमें कनकपाल को संस्थापक माना गया है। साथ ही जो मौलाराम थे उनके अनुसार पवार राजवंश का संस्थापक भोनापाल को बताया गया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य सूचियां हमें प्राप्त हुई हैं जो उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर और परशुराम मंदिर से मिली है। तो उत्तरकाशी परशुराम मंदिर और विश्वनाथ मंदिर से प्राप्त सूची। ठीक है, तो उत्तरकाशी के परशुराम मंदिर और विश्वनाथ मंदिर से भी हमें कुछ सूचियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें हमें दो सूचियां मिली है, एक परशुराम मंदिर से और एक विश्वनाथ मंदिर से मिली है। तो देखिए हमने गढ़वाल के पवार राजवंश की जो हमें जानकारी देती है उन सूचियों को समझा। इसके बाद अब हम समझ लेते हैं कि पवार राजवंश से संबंधित कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं पवार राजवंश से संबंधित साहित्यिक स्रोतों को। अब देखिए पवार राजवंश से संबंधित जो भी साहित्यिक स्रोत हमें देखने को मिले हैं उसमें सबसे पहला जो साहित्यिक स्रोत है वो है मानोदय काव्य। ठीक है, मानोदय काव्य। अब ये जो मानोदय काव्य है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, प्राचीन काव्य माना जाता है जो कि पवार राजवंश से संबंधित है। इस मानोदय काव्य की जो रचना करी गई थी वो कवि भरत द्वारा करी गई थी। तो कवि भरत द्वारा रचित जो मानोदय काव्य है वह गढ़वाल के परमार राजवंश की सबसे प्राचीन जानकारी देता है या सबसे प्राचीन जानकारी देने वाला स्रोत है। अब देखो ये जो मानोदय काव्य है इसमें भी संस्थापक बताया गया है कनकपाल को। दूसरा जो हमारा स्रोत है वो है सभासार, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि सभासार जो था उसकी जो रचना करी थी वो सुदर्शन शाह के द्वारा 1828 ईस्वी में करी गई थी। तो 1828 ईस्वी में रचित सुदर्शन शाह का सभासार भी हमें गढ़वाल के परमार राजवंश की जानकारी देता है। तीसरा जो है वो है मौलाराम का गण राजवंश। मौलाराम का गण राजवंश। ठीक है, तो मौलाराम के गण राजवंश से भी हमें परमार या फिर पवार राजवंश की जानकारी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त रामायण प्रदीप जो कि मेधाकर शर्मा द्वारा रचित है। मेधाकर शर्मा द्वारा रचित है, इससे भी हमें परमार राजवंश की जानकारी मिल जाती है। तो चार प्रकार के साहित्यिक स्रोत हमने देखे जिसमें मानोदय काव्य कवि भरत द्वारा रचित है, सभासार जो है सुदर्शन शाह द्वारा रचित है, मौलाराम का गण राजवंश रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा द्वारा रचित है। ये चारों स्रोत ही हमें गढ़वाल राजवंश की जानकारी देते हैं, गढ़वाल के परमार राजवंश की जानकारी देते हैं। अब देखो, अब मानोदय काव्य, रामायण प्रदीप और जो बाड़ाहाट प्रशस्ति है, ठीक है, ये जो मानोदय काव्य है और जो बाड़ाहाट प्रशस्ति है और साथ साथ जो इसमें रामायण प्रदीप है, ये तीनों परमार राजवंश को चंदवंशी बताते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिखता हूँ कि मानोदय काव्य, रामायण प्रदीप और साथ साथ जो बाड़ाहाट प्रशस्ति है, बाड़ाहाट प्रशस्ति, ये तीनों पवार राजवंश को चंदवंशी बताते हैं। पवार राजवंश को चंदवंशी
बताते हैं। ठीक है, तो पवार राजवंश को जो चंद्रवंशी बताते हैं वो बताते हैं मानोदय काव्य, रामायण प्रदीप और बाड़ाहाट प्रशस्ति। इसके अतिरिक्त कुछ मुस्लिम ग्रंथ से भी हमें परमार राजवंश की जानकारी मिलती है। तो मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ, परमार राजवंश की जानकारी से संबंधित मुस्लिम ग्रंथ। मुस्लिम ग्रंथ, तो देखिए जो परमार राजवंश की जानकारी से संबंधित पहला मुस्लिम ग्रंथ है वो है जहांगीरनामा, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तीसरा है तारीख़ बदायूनी, बदायूनी, और लास्ट जो है वो है महासिर उल उमरा। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमारे पास मुस्लिम ग्रंथ हैं जिनमें जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तारीख़ बदायूनी और महासिर उल उमरा हैं जो गढ़वाल के परमार राजवंश की जानकारी देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने परमार राजवंश की स्थापना कैसे हुई, परमार राजवंश का संस्थापक कौन था, कब इसकी स्थापना हुई, और साथ साथ ये समझा कि परमार राजवंश से संबंधित जितनी भी वंशावली हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं वो सूचियां हमें किस किस के द्वारा प्राप्त हुई है या कब वो सूचियां हमें मिली हैं और किस सूची के अंतर्गत परमार राजवंश का संस्थापक किसे बताया गया है। साथ साथ कुछ साहित्यिक स्रोतों को हमने जाना जिनमें मानोदय काव्य, सभासार, मौलाराम, रामायण प्रदीप और साथ साथ जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तारीख़ बदायूनी और महासिर उल उमरा थे। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि गढ़वाल की परमार राजवंश की स्थापना कैसे हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इसके पहले शासक कनकपाल के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।